जरा सोचिए, सबसे भयावह मृत्यु कैसी होती होगी। एक ऐसी मृत्यु जिसमें आप न लड़ सके, बस लाचारगी के साथ लथपथ, अनवरत, युद्धरत, मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत हो। मृत्यु की प्रतीक्षा मृत्यु से भी भयानक होती है। मृत्यु शरीर को खत्म कर देती है, परंतु उसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा के साहस और मनोबल को। अगर इस बेबस प्रतीक्षा में आपके साथ आपकी प्रियजन और परिवारजन भी हो तो आपकी आत्मा को यह शत विक्षत कर देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना भारत में घटित हुई थी, जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी। परंतु सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि सत्ता के लोभ और राजनीति के सनक में राजीव सरकार ने न सिर्फ इसके गुनहगारों को बचाया, बल्कि शत विक्षत और मृतकों के परिवार वालों को भी छला। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी अपने दर्शकों को बताऊंगी आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में, और साथ ही कैसे इस त्रासदी के गुनहगारों को कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने किस तरह बचाते हुए पीड़ितों का मुआवजा भी खा लिया था, इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी है जिसके उर्वरक बनाने के लिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया के नाम से एक संयंत्र स्थापित था। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव होने लगता है। हवा के बहाव से ये गैस तेजी से फैलती है और पूरे भोपाल को ढक लेती है। फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। मृतकों से धरा पट जाती है। लोगों की आंखें, श्वास, गुर्दों, हृदय, फेफड़े सब खराब होने लगते हैं। यदि पानी जहरीला हो जाए तो आप फिर भी एक दिन बिना पानी के रह सकते हैं, परंतु अगर हवा ही जहरीली हो जाए तो कोई उपाय नहीं बचता। जिन्होंने सांसें रोकी वो दम घुटने से मरे, और जिन्होंने सांसें ली वो पहले अंधे हुए और फिर मरने का इंतजार करते हुए मरे। चहुंदिशी अंधकार और अराजकता फैल गई, क्योंकि प्राणवायु तो डॉक्टर और पुलिस वाले भी लेते हैं। सो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह खड़ा था कि स्वयं बचें कि लोगों को बचाएं। मृत्यु के इस भीषण तांडव में करीब 5 लाख लोग गैस के संपर्क में आए, परंतु सरकार ने आंकड़ों को छोटा कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 दिनों के भीतर सिर्फ 8000 लोग ही मरे। उसके बाद के महीनों में हजारों और लोग मर जाते हैं, जो होना ही था, और वो हुआ भी। हमारा उद्देश्य यहाँ मौतों की विभीषिका को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि सत्ता के लोभ के कारण कांग्रेस ने किस तरह अपने देश को छला है ये उजागर करना है। इस मामले की लीपापोती कर कैसे राजीव सरकार ने अपने विदेशी दोस्तों को बचाया और पीड़ितों को उनके हक और न्याय से वंचित रखा, ये दिखाना है। क्योंकि शासन की करकर्दी और वंचितों की आवाज बनना ही सच्ची पत्रकारिता है। इस भयानक त्रासदी के दौरान इटली ने भारतीय सरकार को फौरन मदद की पेशकश की, क्योंकि 1976 में मिलान के पास सेवोसो में इटली को इसी तरह की आपदा का सामना करना पड़ा था। इटली में सोवियत भारतीय राजदूत होमी जेएच तलेयारखान ने भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को पत्र लिखा, परंतु राजीव सरकार ने इसे ठुकरा दिया। कारण था चुनाव और उनकी छवि को होने वाली हानि। लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने सारा ध्यान इस कंपनी के सर्वेसर्वा एंडरसन को भारत से भगाने पर केंद्रित कर दिया, परंतु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल से प्राप्त 70 से अधिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे उन्होंने इस त्रासदी के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 को नजरबंद किए गए वारेन एंडरसन को पुलिस हिरासत से छुड़ाया। अर्जुन सिंह ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें मात्र 25,000 रुपए की जमानत पर छोड़ देने का निर्देश दिया। विशेष विमान की व्यवस्था कर उन्हें भोपाल से दिल्ली भेजा गया। इसके लिए अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे राजीव गांधी के खास नेताओं को विशेष रूप से नियुक्त किया गया, और फिर दिल्ली से एंडरसन को अमेरिका भेज दिया गया, जहां 92 साल की उम्र में फ्लोरिडा में उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, अब बारी थी राजीव गांधी सरकार के अपने जनता के साथ छल करने की। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष JRD टाटा द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक पत्र लिखा गया था। पत्र में JRD टाटा ने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर का संदेश देते हुए कहा था कि यूनियन कार्बाइड क्षतिपूर्ति के रूप में काफी अधिक राशि की भुगतान करने को तैयार है, जो 2 भारतीय अदालतों के असाधारण निर्णयों में भी प्रस्तावित है। परंतु ये तभी संभव होगा जब सरकार द्वारा अनुमोदित अदालत के बाहर समझौते की राजनीतिक विरोधियों द्वारा आलोचना न की जाए। JRD टाटा के अनुसार किसिंगर भोपाल गैस पीड़ितों को कानूनी दावपेच के कारण मुआवजे में होने वाली देरी से चिंतित थे।
अतः उन्होंने टाटा के माध्यम से भारत सरकार को यूनियन कार्बाइड के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के संदेश से अवगत कराया। परंतु राजीव गांधी ने 14 जून 1978 को टाटा को जवाब देते हुए कहा कि सुझावों पर विचार किया जाएगा और मामले को उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने जनता को ठगने का कुछ से प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने मृतकों और पीड़ितों की संख्या आधिकारिक रूप से इतनी कम कर दी कि यूनियन कार्बाइड को नाम मात्र का मुआवजा देना पड़े। ऊपर से पीड़ितों और मृतकों के परिवारजनों को ज्यादा मुआवजे का लालच देकर सरकार इस केस में एकमेव पक्षधर बन गई। जनता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सरकार ने पहले 3.3 बिलियन डॉलर की मांग की, परंतु सरकार ने मात्र 470 मिलियन डॉलर पर ही समझौता तय कर मामले को रफा दफा कर दिया। ऊपर से यूनियन कार्बाइड के सभी अधिकारियों को किसी भी आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया गया। जनता के सतत विरोध के कारण दिसंबर 2010 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि 470 मिलियन का मुआवजा गलत आंकड़ों पर आधारित था और इसमें पर्यावरण और लोगों की क्षति सहित आंकड़ा शामिल नहीं था। परंतु उसके बाद भी जो मुआवजे का आकलन किया गया वो भी सिर्फ एक लीपापोती ही थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की याचिका में अभी भी पीड़ितों की संख्या को कम करके आंका गया है और मुआवजा उन लोगों के पास नहीं गया है जिन्हें इसकी जरूरत थी। सरकार ने उन मौतों और घायलों की संख्या में संशोधन करने का वादा किया है जिसके लिए वे आज मुआवजे की मांग कर रहे हैं, परंतु आज भी यह वादा सिर्फ एक वादा ही है। भोपाल गैस त्रासदी के 30 साल बाद पीड़ित अब भी एक निष्पक्ष और पूर्ण मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड द्वारा पीड़ितों को बहुत बड़ा मुआवजा दिया जा सकता था। स्वयं कंपनी उसके लिए तैयार थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी ने अपनी साख बचाने के लिए जनता की तिलांजलि दी थी। अब उस कंपनी के चारदीवारी पर लिखे नारे धुंधले पड़ गए हैं। अंधी आंखों के आंसू सूख गए हैं और अब दर्द अंधेपन की नहीं, अपनी ही सरकार द्वारा विदेशी दोस्तों के चले जाने के कारण है।